बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी हमल खारिज रहम। इससे पहले कि हम ये देखें कि हमल खारिज रहम क्या होता है, आइए ये देखते हैं कि नई आने वाली ज़िंदगी जब तख्लीक होती है तो उसकी परवरिश बनाने की नॉर्मल जगह क्या होती है। जैसे कि हमें इस तस्वीर में नज़र आ रहा है कि जो अंडेदानी या बैज़ादानी या ओवरी है, इन दोनों ओवरीज को जो फेलोपियन ट्यूब है उसके आखिरी हिस्से ने अपनी नर्म नाजुक उंगलियों के साथ थाम रखा है और पूरी तरह से उसको कवर कर लिया है। तो होता यह है कि जब बैज़ा या अंडा बनता है और वो ओवरी से बाहर निकलता है तो फेलोपियन ट्यूब अपनी नर्म नाजुक उंगलियों की मदद से उसको अपनी गिरफ्त में ले लेती है और पूरी तरह से अपनी आगोश में छुपाए हुए उसको अपने दरमियान वाले हिस्से में ले आती है। दूसरी तरफ जब स्पर्म रहम के अंदर दाखिल होता है तो वो अपनी दुम की मदद से हरकत करता हुआ तेजी के साथ रहम के मुंह से अंदर की तरफ आता है और फिर ट्यूब के अंदर आकर जहां पर बैज़ा या अंडा मौजूद होता है उसके साथ मिल जाता है और इस तरह से एक नई इंसानी जिंदगी वजूद में आती है। 3 से 4 दिन तक ये नई तख्लीक होने वाली रूह जो है वो ट्यूब के इसी हिस्से में रहती है और इस दौरान में रहम जो है वो उसके लिए एक नर्म नाजुक बिस्तर तैयार करता है और 3 से 4 दिन के दौरान फेलोपियन ट्यूब के छोटे छोटे बालों की मदद से, जिनको सिलिया कहते हैं, उनकी नरम नरम हरकत की बदौलत ये नई आने वाली तख्लीक जो है वो अपने आरामदेह बिस्तर पर रहम के अंदर आ जाती है और यहाँ पर वो परवरिश पाती है जब तक कि 9 महीने मुकम्मल नहीं हो जाते और उसके बाद वो इस दुनिया में उसका वजूद आ जाता है। ये तो इसकी एक नॉर्मल जगह है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ये नई तख्लीक होने वाली रूह जो है ये उसी ट्यूब के अंदर ही ट्रैप हो जाती है और ये अपने असल मकाम तक आने में नाकाम हो जाती है। जैसा कि इस तस्वीर से भी हमें नजर आ रहा है कि फेलोपियन ट्यूब की लंबाई तकरीबन 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और इस हिस्से में जहाँ पर ये नई रूह परवरिश पा रही है, यहाँ पर इसका जो डायमीटर है या इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 1/2 सेंटीमीटर होती है और इससे ये बात जाहिर है कि ज़्यादा अरसे तक अगर ये हमल इसके अंदर रहेगा तो ये इसकी नशोनुमा नहीं हो सकेगी और इसका नतीजा ट्यूब के फटने की सूरत में निकलेगा और जब ट्यूब फटेगी तो इस सूरत में पेट के अंदर बहुत ज़्यादा खून जमा हो जाता है और बहुत शदीद दर्द होता है। इस हमल खारजा रहम को इसको हमल खारजा रहम कहती है और ये इसकी सबसे कॉमन जो लोकेशन है वो है। तो हम ये देखते हैं कि हमल खारजा रहम के इम्कानात कितने होते हैं। जो बरतानिया के आदाद-ओ-शुमार है उनके मुताबिक 90 में से 1 हमल जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। अमेरिका में 70 में से 1 हमल खारजा रहम होता है और हमारे यहाँ आदाद-ओ-शुमार इतने ज़्यादा तो नहीं है लेकिन बहरहाल मौजूद हैं और उनके मुताबिक ऐसा 130 में से 1 हमल के अंदर भी हो सकता है और एक दूसरी स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 1124 में से 1 हमल के अंदर भी ऐसा हो सकता है। तो जैसा हमने कहा कि सबसे जो कॉमन लोकेशन इसकी है वो तो यही ट्यूब का हिस्सा है जहाँ पर ये हमल ठहरता है और 100 में से तकरीबन 95 या 96 जो हमल खारज रहम है वो यहीं पर होते हैं। लेकिन जो बाकी 5 या 4 फीसद हमल हैं हमल खारज रहम वो बाकी हिस्सों में भी हो सकती हैं, जैसे रहम के मुंह के अंदर भी हो सकती हैं, जो फेलोपियन ट्यूब का हिस्सा रहम के अंदर खुलता है वहां पर भी हो सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब के आखिरी हिस्से में भी हो सकते हैं जिसको एम्पुला कहते हैं और ओवरी में भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी पेट के अंदर भी हो सकती है और अगर पहले सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए से बच्चों की पैदाइश हुई है तो जो सिजेरियन का जख्म या स्कार है उसके अंदर भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। इसी तरह एक्टोपिक प्रेगनेंसी की या हमल खारज रहम की एक बहुत नादिर सूरत जो है, जो लाखों में एक होती है, वो ये होती है कि रहम के अंदर भी अपने असली मकाम पर भी हमल है और रहम के बाहर भी यानी खारज रहम हमल भी है, यानी 2 हमल है और ऐसा अमूमन उन केसेस में होता है जिनमें टेस्ट ट्यूब किया जाता है। ये तो हमल खारज रहम के बारे में था, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हमल तो होता है, जब टेस्ट किया जाता है तो वो पॉजिटिव आता है, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो उसमें हमल नजर नहीं आता। इसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन। और प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन की क्या वजूहात हो सकती हैं,
اس کی 3 پاسبل وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی بہت ابتدائی مراحل میں ہے حمل اور اس وجہ سے وہ الٹرا ساؤنڈ کے اوپر نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ اگر بیٹا ECG کا لیول 750 سے کم ہوگا اور حمل کی مدت تقریباً 4 ہفتے یا اس سے کم ہوگی تو وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے اس کا دیکھنا مشکل ہوتا ہے. یا پھر یہ کہ یہ مس کیریج تھا، اسقاط تھا، حمل ضائع ہو گیا اور حمل کے ضائع ہونے کے بعد بھی، اسقاط کے بعد بھی 2 سے 3 ہفتے تک جو پریگننسی ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آتا رہتا ہے. اور تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حمل خارج رحم ہے. یقیناً یہ سچویشن بہت اضطراب اور تناؤ کا باعث ہے، مریضہ کے لیے بھی، اس کے خاندان کے لیے بھی، اور یقین جانیے کہ ڈاکٹر کے لیے بھی، کہ جب پریگننسی ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہی اور ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ وہ ایک درست سمت میں جا رہی ہے یا وہ درست سمت میں نہیں جا رہی، تو یہ سب کے لیے اضطراب کا باعث ہے. اور اس کے لیے وقت چاہیے. اور یہ وقت کیوں چاہیے؟ تاکہ ایک درست تشخیص کی جا سکے. اور یہ درست تشخیص کیوں ضروری ہے؟ تاکہ علاج درست کیا جا سکے. اگر جلد بازی کی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا طریقہ علاج اختیار کر لیا جائے جو کہ درست نہیں تھا اور جو صحیح نہیں تھا. تو پریگننسی آف ان نون لوکیشن کے لیے جو ہمارے پاس آپشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ ریگولر بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے سے، جس کو ہم بیٹا ECG کہتے ہیں، ہر 48 گھنٹے کے بعد یہ بلڈ ٹیسٹ کیا جائے اور اس کے نتیجے میں جو بھی علاج ہے اس کو پھر اختیار کیا جائے. اس میں بیٹا ECG کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جس کو شامل کیا جاتا ہے وہ الٹرا ساؤنڈ ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ مریضہ کے اندر کیا علامات جو ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں. اب ہم جب بات کرتے ہیں یہ علامات کی تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ علامات جو ہیں، جو حمل خارج رحم کی علامات ہیں، یہ ہر خاتون میں مختلف ہو سکتی ہیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی علامات نہ ہو اور خاتون کو یہ علم ہی نہ ہو کہ وہ پریگننٹ ہے. تو خاص عموماً یہ علامات جو ہیں وہ حمل کے چھٹے ہفتے میں آ کر ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں. یا ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ماہواری ہے، اگر کوئی خاتون ایسی ہیں جن کی ہر 4 ہفتے کے بعد ماہواری ہوتی ہے اور ان کو ماہواری نہیں ہوئی تو اس کے 2 ہفتے کے بعد یہ علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جن خواتین کا ماہانہ نظام باقاعدہ نہیں ہوتا، بے قاعدہ ہوتا ہے، تو ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ اگلی بار ان کا جو ہے وہ نظام آئے گا. تو اس لیے ان کو اس بات کا علم نہیں ہو پاتا، یا یہ کہ وہ کوئی فیملی پلاننگ کا طریقہ استعمال کر رہی ہوتی ہیں اور وہ طریقہ فیل ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں ان کو اس بات سے آگاہی نہیں ہوتی کہ ان کا حمل ہے. اور اسی طرح سے یہ علامات جو ہے وہ اتنی زیادہ مختلف ہوتی ہیں کہ یہ کوئی بہت سیدھا یا آسان طریقہ نہیں ہوتا حمل خارج رحم کو ڈائگنوز کرنا، اور اس کے لیے بعض اوقات کافی دقت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کئی دفعہ بار وقت بھی لگ جاتا ہے. لیکن بہرحال اگر ہم ساری علامات کو سم اپ کریں تو یہ مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں، جن میں سب سے پہلی علامت جو ہے وہ پیٹ کے نیچے والے حصے میں درد کا ہونا ہے. یہ درد اچانک شروع ہوتا ہے، اس کی بظاہر کوئی وجہ نہیں ہوتی اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ ہوتا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس میں کئی دن لگ جاتے ہیں اور ہر دن کے ساتھ یہ درد زیادہ ہو جاتا ہے. یہ درد پیٹ کے ایک حصے کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور دونوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے. دوسری علامت جو ہے وہ ہے ماہواری کی جگہ سے خون کا آنا یا داغ لگنا، دھبا لگنا. اور یہ جو نارمل خون ہوتا ہے جو ماہانہ نظام کے دوران آتا ہے یہ اس سے مختلف ہوتا ہے، یا یہ اس سے ہلکا ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے، یا اس کا رنگ جو ہے وہ کافی گہرا ہوتا ہے. تیسری علامت جو ہے وہ کندھے کے نیچے والے کونے کے اوپر درد کا ہونا ہے، اور یہ درد کافی شدید ہوتی ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ درد زیادہ ہوتا جاتا ہے، اور جب مریضہ لیٹتی ہے تو یہ درد اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے. درد کی دوائیاں لینے سے یہ درد بالکل ٹھیک نہیں ہوتا، اور اسی طرح حرکت کرنے سے بھی یہ درد ٹھیک نہیں ہوتا. یہ درد ایک خطرناک علامت ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ کے اندر جو ہے وہ خون جمع ہو رہا ہے اور جو حمل خارج رحم تھا خدا نخواستہ وہ پھٹ چکا ہے. اگلی علامت جو ہے وہ پیٹ کا خراب ہونا ہے. اس میں اسہال بھی ہو سکتا ہے، ڈائریا بھی ہو سکتا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ جب مریضہ جو ہے یا خاتون اسٹول پاس کرے تو اس دوران ان کو درد ہو. اس سے اگلی علامت جو ہے وہ پیٹ میں شدید درد کا ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مریضہ بے ہوش ہو جاتی ہے. یہ ان کیسز میں ہوتا ہے جن میں فیلوپین ٹیوب پھٹ جاتی ہے، رپچر ہو جاتی ہے، اور پیٹ درد بہت شدید ہوتا ہے. اور بعض اوقات، بلکہ بعض اوقات تو نہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہی سب سے پہلی علامت ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ مریضہ کو ہاسپٹل لایا جاتا ہے. تو یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے اور اس میں فوراً توجہ کی ضرورت ہے، ورنہ یہ کہ مریضہ کی جان جا سکتی ہے.
اس لیے اگر کسی کی بھی ایکٹوپک پریگننسی ڈائگنوز ہو جاتی ہے, حمل خارجہ رحم کی تشخیص ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں, اپنی فیملی ڈاکٹر کو دکھائیں. اگر اس وقت ان کا کلینک نہیں ہے تو کسی بھی ہسپتال کے ایکسیڈنٹ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں. اگر آپ کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے یا گھر میں ڈرائیور موجود نہیں ہے یا گاڑی نہیں ہے تو 1122 کو پاکستان میں کال کریں, یہ آپ کو سروس مہیا کریں گے اور آپ کو ہاسپٹل لے کر جائیں گے. اب اس اگلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی خواتین ہیں جن میں کہ حمل خارجہ رحم ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں. تو اس کا ایک سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ کوئی بھی خاتون جو حاملہ ہو سکتی ہے اس میں حمل خارجہ رحم کے ہونے کے بھی امکانات ہو سکتے ہیں, اور یہ امکانات ان میں زیادہ ہوتے ہیں اگر پہلے سے کوئی ایکٹوپک پریگننسی ہے, یعنی پہلے جو حمل ہے وہ ٹیوب میں یا رحم سے باہر ٹھہرا ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو فیلوپین ٹیوب ہے اس کو پہلے کوئی نقصان پہنچا ہے, مثال کے طور پر پہلے BTL کرایا گیا تھا, یعنی بچے بند کرائے گئے تھے اور اس کے بعد ان کو کھلوایا گیا ہے. تو جو فیلوپین ٹیوب ہے وہ بڑا نرم و نازک سا اسٹرکچر ہے, اگر اس کو تھوڑا سا بھی ڈیمیج پہنچ جائے تو اس کا کام بہت متاثر ہوتا ہے. تو اس صورت میں بھی حمل خارجہ رحم ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح اگر پہلے کوئی فیلوپین ٹیوب کا یا رحم کا انفیکشن ہوا ہے تو اس صورت میں بھی حمل خارجہ رحم ہونے کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے. اسی طرح اگر کسی خاتون کا حمل ٹھہر گیا ہے اور ان کا رحم کے اندر کوئل رکھی ہوئی ہے یا وہ پروجسٹرون اونلی پل لے رہی تھی جس کو منی پل کہتے ہیں, تو اس میں بھی حمل خارجہ رحم کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ کوئل جو ہے وہ رحم کے اندر ہونے والے حمل کو تو روکتی ہے لیکن حمل خارجہ رحم کو نہیں روکتی. اسی طرح اگر حمل ٹھہرنے کی وجہ جو ہے وہ ٹیسٹ ٹیوب ہے, چاہے وہ ICSI ہے یا IVF ہے, تو اس صورت میں بھی حمل خارجہ رحم کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح وہ خواتین جو اسموک کرتی ہیں, حقہ, سگریٹ یا شیشہ, ان میں بھی اس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. یہ تو ہم نے دیکھا کہ وہ کون سی خواتین ہیں جن میں یہ ہو سکتا ہے, اور زیادہ تر اس کی جو تشخیص ہے وہ حمل کے 6 سے 10ویں ہفتے کے درمیان ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات اس کی تشخیص بہت جلدی ہو جاتی ہے. جس طرح کچھ خواتین میں اس کی تشخیص دیر سے ہوتی ہے, اسی طرح کچھ خواتین میں بہت جلد بھی ہو جاتی ہے اور پہلے وزٹ پر ہی یہ پتہ چل جاتا ہے اور یہ علم ہو جاتا ہے کہ حمل جو ہے وہ اپنی اصلی جگہ پر نہیں ہے. لیکن اگر بہت ابتدائی حمل ہے تو اس صورت میں عموماً وقت لگتا ہے اور بعض اوقات اس میں 1 ہفتہ بھی لگ جاتا ہے, جیسا کہ ہمارے ساتھ ہوا کہ جہاں پر حمل کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور ہمیں اس کو ڈائگنوز کرنے میں تقریباً 1 ہفتہ لگا. تشخیص کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ ڈاکٹر کے ساتھ آپ کی اپائنٹمنٹ ہوگی, ڈاکٹر پوری میڈیکل ہسٹری لے گا, بہت سارے سوال کرے گا, آپ کی علامات کے بارے میں جانے گا اور اس کے بعد وہ چیک اپ کرے گا, پیٹ سے بھی چیک کر کے دیکھے گا اور مریضہ کی اجازت سے جو ہے وہ اندرونی معائنہ بھی ہوگا. اس کے بعد جو ٹیسٹ ہے اگر پہلے نہیں ہوا تو یورین میں پریگننسی ٹیسٹ جو ایک بہت سادہ طریقہ ہے حمل کی تشخیص کا اور یہ زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے, تو وہ کیا جائے گا. اور اگر یورین پریگننسی ٹیسٹ نیگیٹو آتا ہے یعنی اس میں حمل نہیں آتا تو اس بات کے امکانات شاذ و نادر ہیں کہ یہ حمل خارجہ رحم ہو. اگر پازیٹیو آتا ہے تو پھر صورتحال دوسری ہوگی. تیسرا طریقہ جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ ہے, اور اس کے لیے جو سٹینڈرڈ مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اندرونی الٹرا ساؤنڈ کیا جائے, کیونکہ اس صورت میں تشخیص جو ہے وہ پیٹ سے کیے جانے والے الٹرا ساؤنڈ کی نسبت زیادہ اچھی ہوتی ہے. اور خاص طور پر اگر حمل ابھی ابتدائی حالات میں ہے اور ابھی ابتدائی مدت میں ہے تو بعض اوقات اندرونی الٹرا ساؤنڈ پر بھی حمل نظر نہیں آتا, خاص طور پر اگر بیٹا ECG کا لیول 750 سے کم ہے. تو اس صورت میں کچھ دن کے بعد دوبارہ اندرونی الٹرا ساؤنڈ کیا جائے گا. اس سے اگلی چیز جو تشخیص کے لیے ضروری ہے وہ بیٹا ECG کا ٹیسٹ ہے, جو ہر 48 گھنٹے کے بعد کیا جاتا ہے, یعنی بیٹا ہیومن کورینک گوناڈوٹروپن جس کو حمل کا ہارمون بھی کہا جاتا ہے. اور ایک ہی لیبارٹری سے بہتر ہے کہ یہ ٹیسٹ ہر 48 گھنٹے میں کرایا جائے, اور اگر تو یہ ٹیسٹ 48 گھنٹے کے بعد 63% سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حمل اپنی اصلی جگہ پر ہے اور رحم کے اندر ہے. لیکن اگر بیٹا ECG کا لیول جو ہے وہ 63% سے کم بڑھتا ہے 48 گھنٹے کے بعد, یا اس کا لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا اسی جگہ پر رہتا ہے, پلیٹیو بنا لیتا ہے یا وہ بہت آہستگی سے بڑھتا ہے, تو یہ سب اس بات کی علامات ہیں کہ حمل اپنی ٹھیک جگہ پر نہیں ہے. کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ ان سب طریقوں کے باوجود تشخیص نہیں ہوتی کہ حمل خارجہ رحم ہے یا اپنی اصلی جگہ پر ہے, یعنی پریگننسی ابھی تک ان نون لوکیشن پہ ہے, جیسا کہ ہمارے ساتھ بھی ہوا. تو اس کے لیے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ لیپروسکوپی کی جائے.
और लेप्रोस्कोपी क्या है, इसको कैमरा से ऑपरेशन करना भी कहते हैं, ये पूरी बेहोशी देकर किया जाता है, और इसको की होल सर्जरी भी कहते हैं। और उसमें हम ये देखते हैं कि हमल किस जगह पर है, क्या वो खारिज रहम है या जो है वो अपनी असली जगह के ऊपर है। तो अगर तो हम लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं और इससे पहले हम ये समझ रहे हैं कि हमल खारिज रहम होगा, तो जब हम इजाज़तनामा लेते हैं ऑपरेशन का, तो उसी में ये इजाज़त ले लेना भी ज़रूरी है कि अगर हमल खारिज रहम होगा तो उसमें हम क्या तरीका इलाज इख्तियार करेंगे, ताकि अगर हमें उसमें फेलोपियन ट्यूब निकालने की ज़रूरत पड़े तो वो निकाली जा सके। लेकिन ऐसे किसी भी तरीके इलाज से पहले चूंकि मरीज़ा तो बेहोश होती है, तो कुछ चीज़ें जो है उनका डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर के साथ, और जो मरीज़ा का और उसके ख़ानदान का ये हक भी है और ये बेहतर भी है कि वो ये सब चीज़ें जो है वो डॉक्टर के साथ डिस्कस करें कि इसके इलाज में क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, और अगर एक टॉपिक प्रेगनेंसी होती है तो हम जो है वो क्या तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे। और इसी तरह से मरीज़ा के लिए ये बात भी समझना ज़रूरी है कि उसको तमाम ऑप्शंस जो हैं वो अच्छी तरह से समझ आ जाए, और अगर वो कोई और मालूमात लेना चाह रही हैं तो उसके बारे में भी सवाल कर सकें। अगर उनको किसी चीज़ पर एतराज़ है तो वो भी उन्हें अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर डिस्कस कर लेना चाहिए, और उनको इस बात की भी तसल्ली होनी ज़रूरी है कि उनको हर तरीके इलाज की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई है। और इसी तरह से अगर उनको कुछ वक्त चाहिए तशखीस के लिए तो वो भी बहुत ज़रूरी है। जल्दी में कोई भी किया गया फैसला जो है वो बाद में उनके इदम इत्मीनान की वजह बन सकता है। तो ये तो बात हो गई तशखीस की। उसके बाद जो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए ऑप्शंस हैं, यानी हम क्या क्या इलाज कर सकते हैं, तो उसका एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को हम सामने रखेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम कौन सा तरीका इलाज जो है किस मरीज के लिए इख्तियार करेंगे। और वो क्राइटेरिया क्या है कि उसमें सबसे पहली चीज़ तो हमें ये देखनी होगी कि कितने हफ्ते का हमल है। दूसरी चीज़ जो है वो ये देखनी होगी कि मरीज़ा के अंदर क्या क्या अलामात हैं, क्या वो स्टेबल है या उसके अंदर ऐसी अलामात हैं जिनमें खुदा ना खास्ता ट्यूब के फट जाने का खतरा है। तीसरी चीज़ जो है वो बीटा ECG का लेवल है। चौथी चीज़ जो है वो अल्ट्रासाउंड का रिजल्ट है। पांचवी चीज़ जो है वो ये है कि मरीज़ा के पहले कितने बच्चे हैं और उनकी दूसरी जो ट्यूब है उसका क्या स्टेटस है। उससे अगली चीज़ जो है वो मरीज़ा की मजमूई सेहत की सूरत हाल है कि वो कहीं शॉक में तो नहीं है, कोलैप्स तो नहीं हो रही। उससे अगली चीज़ उनका अपना नजरिया है कि वो क्या चाहते हैं कि किस तरह का ऑपरेशन किया जाए। और आखिरी बात जो है वो ये भी है कि जिस जगह पर उनका ये इलाज किया जा रहा है वहाँ पर क्या क्या सहूलतें मौजूद हैं। इसलिए कि हर अस्पताल में बाज़ औक़ात हर सहूलत मौजूद नहीं होती। हो सकता है कि एक अस्पताल में उनका इलाज तो किया जा सके लेकिन वहाँ पर कैमरे वाला ऑपरेशन ना किया जा सके, या वहाँ पर जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके लिए इंजेक्शन मुहैया ना हो। तो जो भी इलाज मौजूद हो उसके मुताबिक फिर उसका फैसला किया जाएगा। अब जो इलाज के तरीक़ेकार है उसमें सबसे पहला तरीका है जिसको हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि सब कुछ जो है वो छोड़ दिया जाए और हमल को इस बात का मौका दिया जाए कि वो खुद ही जो है वो ख़त्म हो जाए, और ऐसा भी हो जाता है। और इसमें सिर्फ जो हमने करना है वो ये करना है कि बीटा ECG जो है वो बाकायदगी के साथ टेस्ट किया जाता रहे। इसके लिए मरीज़ा को दाखिल करने की ज़रूरत नहीं होती और मरीज़ा को ये बात समझा दी जाती है कि अगर कोई भी अलामात ज़ाहिर हो तो, और वो कौन सी अलामात हो, तो जिस सूरत में उन्होंने हस्पताल वापस आना है। लेकिन ये बात जहन में रहे कि हर मरीज़ा के लिए ये तरीका इलाज ठीक नहीं है। ये सिर्फ उन केसेस के लिए जिनमें अभी हमल खारिज रहम बहुत इब्तदाई मराहिल पर है और बीटा ECG के लेवल्स बहुत थोड़े हैं और बहुत थोड़ी अलामात हैं, और इसका जो कामयाबी का तनासुब है वो भी बड़ा मुख्तलिफ है। ये 30% भी हो सकता है और 100% भी हो सकता है। लेकिन अगर बीटा ECG बढ़ता जाता है तो कामयाबी के इम्कानात जो है वो कम होते जाते हैं। दूसरा तरीका इलाज जो है उसको हम मेडिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, और ये तरीका इलाज ऐसा है जिसमें फेलोपियन ट्यूब को रिमूव नहीं किया जाता। इसमें एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसको हम मेथोट्रेक्सेट कहते हैं, और ये इंजेक्शन जो है ये जो हमल खारिज रहम है उसकी नशोनुमा को बिल्कुल रोक देता है और हमल आप यूँ कहिए कि अपनी मौत आप ही मर जाता है। और इस तरीके इलाज के लिए जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो एक इंजेक्शन ही काफ़ी होता है, अक्सर औक़ात एक इंजेक्शन काफ़ी होता है, लेकिन 100 में से 15 ख़वातीन को एक दूसरा इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। और इस मेडिकल ट्रीटमेंट की कामयाबी का तनासुब जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 94% है, लेकिन 100 में से 6 या 7 ख़वातीन को सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। जब ये इंजेक्शन दिया जाता है तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इस इंजेक्शन के देने के
पहले चंद दिन जो है वो खातून जो है वो पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द महसूस कर सकती हैं, लेकिन अमूमन ये दर्द बहुत शदीद नहीं होता और पैरासीटामोल की गोलियों से ये दर्द ठीक हो जाता है। अगर दर्द बहुत शदीद हो या ब्लड प्रेशर कम हो जाए या नब्ज ज़्यादा हो जाए तो इस सूरत में फ़ौरन सर्जरी की ज़रूरत होती है। चूँकि ये इंजेक्शन 1 या 2 ही दिए जाते हैं, इसलिए इसकी कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। मरीज़ा को 1 रात के लिए अस्पताल में रहने की ज़रूरत होती है और उसके बाद क्लिनिक में फॉलोअप होता है। जिस दिन इंजेक्शन दिया जाता है उस दिन बीटा-ICG किया जाता है, चौथे दिन किया जाता है, फिर 7वें दिन किया जाता है और उस वक्त तक इसको फॉलोअप रखा जाता है जब तक कि बीटा-ICG बिल्कुल 0 ना हो जाए या माइनस ना हो जाए। और अगर खुदा ना करे किसी भी वक्त अलामात ज़ाहिर हो तो फ़ौरन हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया जाता है। इस इंजेक्शन के 3 महीने के बाद अपने डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि नए हमल के लिए जो है वो तैयारी की जा सके। 3 महीने तक बेहतर है कि हमल ना हो ताकि मीथोट्रेक्सेट के जो असरात हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएं। अगला तरीका इलाज जो है वो ऑपरेशन है, चाहे वो कैमरे के जरिए किया जाए या पेट को खोल कर किया जाए, और दोनों सूरतों में ऑपरेशन के लिए जो है वो पूरी मुकम्मल बेहोशी की ज़रूरत होती है और इसके लिए हॉस्पिटल में दाखिला भी ज़रूरी है जो कि 2 से 4 दिन तक हो सकता है और मुकम्मल तौर पर ठीक होने में 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। अब यह है कि जब ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं कि क्या हम पूरी ट्यूब निकालेंगे या हम ट्यूब को छोड़ देंगे लेकिन सिर्फ हमल को निकाल देंगे। तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो तो ये है कि पूरी ट्यूब को निकाल दिया जाए। अगर रहम ठीक है, दूसरी ट्यूब ठीक है, तो इस सूरत में पूरी ट्यूब का निकाल देना ही बेहतर है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर एक ही ट्यूब है या दूसरी ट्यूब फेलोपियन ट्यूब जो है वो सेहतमंद नहीं है तो उस सूरत में फिर कोशिश की जाती है कि इस फेलोपियन ट्यूब को ना निकाला जाए और सिर्फ जो हमल है उसको निकाल दिया जाए ट्यूब को खोलकर और ट्यूब को इसी तरह से रहने दिया जाए। अगरचे कि इस सूरत में दोबारा से हमल खारिज रहम होने के इम्कानात जो है वो ज्यादा होंगे और ऐसे केसेस के बाद फिर बीटा-ICG के जरिए से फॉलोअप भी बहुत ज़रूरी है ताकि ये अंदाज़ा हो जाए कि हमल खारिज रहम जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो निकाल दिया गया है। और कभी कभार ये भी होता है कि इसमें मीथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन भी देना पड़ता है क्योंकि हमल जो है वो पूरी तरह से निकाला नहीं जा सकता और कभी कभार जो है वो दोबारा ऑपरेशन करके पूरी ट्यूब भी निकालना पड़ सकती है। तो ये तो थी सारी जो चीज़ें थी इसके बारे में, जो फेलोपियन ट्यूब में हमल होता है उसके बारे में। और उसके बाद फिर वो कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पर हमल खारिज रहम तो है लेकिन वो ट्यूब के अंदर नहीं है, तो ये भी डिपेंड करता है कि उसका इलाज क्या होगा, वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और उसी तरह से इसको जो है वो हम डायग्नोज करेंगे बीटा-ICG के लेवल के जरिए से, अल्ट्रासाउंड के जरिए से, और इसमें भी एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट भी हो सकती है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो सकती है और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हो सकती है। लेकिन अब एक चीज जिसका हमें याद रखना बहुत जरूरी है वो है इमरजेंसी सिचुएशन कि वो क्या है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जदीद टेक्नोलॉजी के साथ और जदीद अल्ट्रासाउंड की सहूलतों के साथ अब बहुत जल्दी जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को की तशखीस हो जाती है और इसमें फेलोपियन ट्यूब को बचाया जा सकता है। लेकिन अभी भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वाले ममालिक में भी कभी ऐसा हो जाता है कि माँ को अपनी ज़िंदगी की बाजी हारना पड़ जाती है, इसलिए कि ये सिचुएशन इतनी ख़तरनाक है कि इसमें जब ब्लीडिंग होती है तो वो बहुत तेज़ी के साथ होती है और ख़ासतौर पर जब फेलोपियन ट्यूब फट जाती है तो इस सूरत में ये लाइफ सेविंग इमरजेंसी है कि फ़ौरन ऑपरेशन किया जाए और जो भी तरीका जितनी जल्दी हो सके उसके ज़रिए से जो है वो फेलोपियन ट्यूब को निकाल दिया जाए ताकि माँ की ज़िंदगी को बचाया जा सके। और इसमें बाज़-औक़ात जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ती है और जो टिश्यू निकाला जाता है उसको फिर हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा जाता है। तो ये तो सब हो गया। अब इसके बाद जो है वो आगे क्या करना है, तो उसके लिए भी आप अपना फॉलोअप जो है वो डॉक्टर के साथ रखें। जिसके साथ भी ऐसा हो जाता है उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है और उनके जो है वो फ्यूचर जो उनकी प्रेगनेंसीज है उसके बारे में भी देखना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या चाह रही हैं। लेकिन ये यकीन रखिए कि अगर एक फेलोपियन ट्यूब के साथ भी हमल होने के इम्कानात यानी नॉर्मल हमल होने के इम्कानात उतने ही हैं जितने कि 2 ट्यूब्स के साथ हैं। और अगर आपकी ट्यूब किसी मरीज़ा की ट्यूब मुकम्मल तौर पर निकाल दी गई है तो उनके जो इम्कानात हैं अगर 100 ऐसे मरीज़ हैं तो उनमें से सिर्फ 7 या 8 ऐसे होंगे कि जिनमें दोबारा हमल खारिज रहम हो सकता है, लेकिन बाकी सब में हमल अपनी असली जगह पर होने के इम्कानात जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो बस जो भी फैसला करिए उसके लिए ये ज़रूर याद रखिए
کہ آپ کے پاس کیا کیا آپشنز موجود ہیں، جو بھی آپشنز ہیں کیا ان کے فائدے اور نقصان آپ کو معلوم ہے، اور اگر آپ کو کہیں پر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے اور آپ کو تعاون کی ضرورت ہے تو کیا آپ کو وہ تعاون جو ہے وہ پوری طرح سے مل رہا ہے۔ بہت شکریہ، میں نے کوشش تو کی ہے کہ میں اس کو بہت سادہ انداز میں آپ تک پہنچاؤں، لیکن آپ کو کہیں پر بھی کوئی الجھن ہے، کوئی سوال آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کے سوالوں کے جواب دے کر۔ شکریہ بہت بہت۔